हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। अगर आप ठीक नहीं हैं तो बोर्ड्स आने वाले हैं, ठंड बढ़ रही है। आपको क्या करना है कि आपको कॉपी पेन उठा के रखना है, उठा के लेना है और आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अनसॉल्व करने हैं, ये चीजें करने हैं। बेटा हमने पिछले टर्म्स में जो टॉपिक बताए थे, मोलरता बता दिया था आपका, नॉर्मलता बता दिया था, इसके बाद फॉर्मलता भी हो चुका था, ठीक है ना, एंड फैक्टर भी बता दिया था। बेटा हमने पिछले टर्म्स में जो ये क्वेश्चंस कराया था वहां पर हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया था। मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे करना चाहिए था नॉर्मलता निकालना चाहिए, तो एन फैक्टर निकालना चाहिए था। वो क्वेश्चन दोबारा मैं देख लेता हूँ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बेटा क्वेश्चन ये था कि 0.2 मोलर H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो। नॉर्मलता नॉर्मलता ज्ञात करो, ठीक है ना। तो बेटा इसकी नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल तरीका क्या रहता है कि नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है 2 मोलरता इंटू एन फैक्टर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है ये कि मोलरता आपकी 0.2 दे रखी है, तो ये 0.2 कर लो। एन फैक्टर कितना होगा, देखो H2SO4 में कितने H हैं, H2SO4 में 2 H आते हैं, तो जिसमें जितने अगर अम्ल है तो उसमें कितने H2SO4 दिए जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, जो अम्ल है तो उसमें कितने H2 आयन दिए जाएंगे, तो यहाँ पर 2 है तो आप 2 रख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 रख लीजिए तो इसकी मोलरिटी आ जाएगी 0.4, नॉर्मलिटी इसकी 0.4 आ जाएगी। ये क्वेश्चन पिछले टर्म्स का था। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब बेटा आगे हमारा क्वेश्चन है पिछले टॉपिक्स का ही है। क्वेश्चन हमारा है कि उस जल की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला हुआ है। सिंपल फॉर्मूला देखो, स्मॉल w क्या है आपका, स्मॉल w 5 ग्राम है और V कितना है 450 ml है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 40 होता है, ठीक है, क्योंकि ये NaOH है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। डायरेक्ट क्या करना रहेगा आपका, मोलैरिटी इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V, ठीक है। जब हम मोलरता के बारे में बात करते हैं बेटा तो क्या करते हैं, वेट कितना है आपका 5 ग्राम इंटू, ये तो दिख रहा है यहाँ पर, इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट आपका इसका 40 हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 450। बेटा इसको तुम आप सॉल्व कर सकते हो, 5 से काटिए, 5 40 आ जाएगा, इसको भी काट लीजिए। मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपका लिख दे रहा हूँ 0.278। ये सॉल्व करिएगा बेटा, कैलकुलेशन आपको ही करनी होगी, ज्यादा कैलकुलेशन मैं करूंगा यहाँ पर तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। सॉल्व आपको ही करना रहेगा, ठीक है ना। 5 से काटेगा ये 9 टाइम जाएगा, 1 जीरो उठा लीजिए, 1 जीरो, 1 जीरो, आप देख लीजिए 0.2। अगर आप इसको 0.2 के समथिंग भी रखते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले इसका पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मोलरता के केस में आपको डेंसिटी दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता दूंगा, आप आ जाएगा। पहले आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। ट्रिक बेटा, ट्रिक ये रहती है, ट्रिक क्वेश्चन है ये, ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्रिक ये है कि अगर आपको, अच्छा बेटा पहले मोलरता निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मोलरता निकालनी, ये कुछ ट्रिक कब काम लगेगी, ये ट्रिक तब जब ये आपकी डेंसिटी दे रखी हो और ये परसेंटेज दे रखा हो। अगर परसेंटेज में वेट बाय वेट दे रखा हो, डेंसिटी दे रखी हो, मतलब घनत्व दे रखा हो, तब ट्रिक काम करती है हमारी। ये होगा यहाँ पर कितना परसेंट वो, ठीक है ना, इंटू घनत्व इंटू 10 और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला लिख लेंगे तो आप मोलरता बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कितना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये ट्रिक तब काम करती है जब आपकी परसेंटेज दे रखे, ठीक है ना, डेंसिटी दे रखे और मोलरता पूछ रहा हो, तब ऐसा करते हैं। कैसे करते हैं, देखो बेटा परसेंटेज कितना दे रखा है आपका, यहाँ पर परसेंटेज 98 दे रखा है, लिख लिया मैंने। डेंसिटी कितनी 1.84 इंटू ये 10 पहले से आ गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, मैंने यहाँ पर 98 लिख लिया। देखो 98 से 98 कट गया। चलिए अगर 98 से 98 आपका कट गया, कितना बचा 1.84 इंटू कितना 10, तो कितना हो जाएगा 1818.4। ये कितना आ जाएगा बेटा मोलरता, सिंपल से आ गया 18.4 मोलरता। इतनी शॉर्टकट में, लॉन्ग आपका बहुत लंबा जाएगा, वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं आधे तक कैलकुलेशन तक मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल शॉर्टकट हुआ। अब अगर मोलरता आपने बेटा निकाल लिया, ठीक है ना,
अगले स्टेप में आपसे नॉर्मलता पूछ रहा है, तब क्या करना है, तो नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता इंटू एन फैक्टर। ठीक है ना बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, एन फैक्टर का मतलब होता है, एन फैक्टर का ये मतलब होता है कि किसी भी अम्ल के केस में कितने हाइड्रोजन आयन वो दे रहा है, वो H। अम्ल कैसे पहचानेंगे, जिसमें H हो, और क्षार कैसे पहचानेंगे, जिसमें OH हो, कितने OH आयन दे रहा है, वो इसकी एन फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं Na2CO3, ये सब लवण की कैटेगरी में जाते हैं, इसमें टोटल कितना धनायन है या टोटल कितना एनायन है, वो इसका एन फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ सिंपल ये है भाई कि सल्फ्यूरिक अम्ल आपका दे रखा है और सल्फ्यूरिक अम्ल का एन फैक्टर 2 होता है। मोलरता भी कितनी आई है, 18.4। ठीक है, और एन फैक्टर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, 36 पॉइंट लगभग 8 के समथिंग नॉर्मलता आएगी। ये सिंपल ट्रिक आपकी हुई जो आपको काम करना है इस पर। ठीक है ना, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कब यूज करना है, जब आपको कुछ नहीं आ पाए, डायरेक्ट आप फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। और इसकी एक मैं लॉन्ग ट्रिक भी बताऊंगा आपको, वो सॉल्व करनी है। ठीक है ना, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेटा इसमें हम आगे की ट्रिक जब बताऊं क्या करना रहता है, देखो बेटा सबसे पहले आपसे पूछ के दे क्या रखा है, 98%। मैं इसको नेक्स्ट मार्कर से लिखता हूं, 98% वेट बाई वेट होगा। इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात सुनना, जितना ये शॉर्ट ट्रिक फिर से बता रहा हूं मैं, जितना परसेंट उतना ग्राम, जितना परसेंट विले उतना ग्राम होगा। फिर से बोल रहा हूं, विले जितना परसेंट होगा उतना ही ग्राम मिल जाएगा। ठीक है ना, टोटल विले कितना होगा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम। ठीक है ना, 100 ग्राम कुछ भी होगा आपका, विलियन मान लेते हैं कुछ भी। ठीक है ना, 100 ग्राम विलियन। ठीक, 100 ग्राम विलियन में 98 ग्राम क्या है आपका, H2SO4। ठीक है ना, एक्चुअल में यहाँ वेट बाई वेट परसेंट है, तो ये 100 ग्राम H2 आपका हो गया। क्लियर। अब क्या हुआ कि अगर मैं यही कह दूं कि सपोज करो, क्योंकि वॉल्यूम मुझे निकालना रहेगा, तो कह सकते हैं कि 1000 ग्राम में 900, ये मत करो बेटा, कोई मतलब इसका नहीं बनना, डायरेक्ट आप यही कर लेते हैं, छोड़ दो इसको। ठीक है ना, डायरेक्ट ये होगा कि 9 ग्राम 100 ग्राम विलेन होगा तो 98 ग्राम ये होगा। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला क्या लगाना रहेगा, मोलरता पूछ रहा है, मोलरता के लिए फॉर्मूला होता है M बराबर वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। सबसे बड़ी समस्या बेटा यहाँ पर हमें वॉल्यूम नहीं दे रखा है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आयतन हमको नहीं दे रखा है, आयतन नहीं दे रखा है लेकिन घनत्व दे रखा है, मास दे रखा है। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का बराबर फॉर्मूला D बराबर टोटल V अपॉन, मतलब टोटल द्रव्यमान है ये किसी भी विलयन का, W अपॉन V। घनत्व आपका कितना हो जाएगा, घनत्व आपका दे रखा 1.84, आपसे W दे रखा है कितना 100 ग्राम, अपॉन कितना हुआ V। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका V ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन 1.84। बेटा अब क्या करना है आपको, ये आपके लॉन्ग ट्रिक की बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, जितना भी आपका ये आए, ठीक, मुझे लगता है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 54.4 के समथिंग जाएगा। ठीक है, एक बार करके आप लोग देख लीजिएगा, ये 54.3 के समथिंग जाएगा। ठीक है ना, अब जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, अब क्या करना है, यही भी उठा के यहाँ पर रख देना है। तब क्या होगा, आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर कितना वेट दे रखा है आपका 98 इंटू 1000, मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 98, इसके बाद इंटू आपका यहाँ पर कर देना है ये 54.3। ठीक है ना बेटा, सॉल्व कर लीजिएगा, आप देखिएगा वो 18.4 के समथिंग इसका आंसर जाएगा। ठीक है ना, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, डायरेक्ट आपको बताया था मैंने, परसेंटेज इंटू आपका परसेंटेज इंटू डेंसिटी, मतलब घनत्व इंटू आपका आता है 10, परसेंटेज इंटू D इंटू T10 अपॉन मॉलिकुलर वेट। अगर आप इससे कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए बेटा, हम कैसे ये कमेंट पढ़ रहे हैं कि कुछ बच्चों ने कमेंट किए अच्छे अच्छे, क्योंकि हमारे वहाँ एक शायरी बाबू आ चुके हैं, उनके कुछ कमेंट से हम देखते हैं। बेटा ये कमेंट इसमें कई बच्चों के आए हैं, पहले जो वीडियो डाला था मैं नॉर्मलिटी के केस में, उसमें एक आपका आया है @ यादव जी,
इन्होंने लाइक किया, गुड लिखा है, धन्यवाद। काजल ने लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बीके सिंह नाइस सर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। @शिवा यादव, शिवा माई बेस्ट, राहुल सर इन्होंने लिख के भेजा है। दिव्या ने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। इसके बाद फिर से शिवा ने नाइस दिखा, ठीक है। कृष्णा राजपूत ने वेरी वेरी नाइस सर लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। @शिवा फिर से नाइस सर, थैंक यू। इसके बाद कुछ मुस्कान ने इनके आंसर्स दिए हैं, बहुत उम्दा, अच्छा कर रही हैं आप, ऐसे पढ़ते रहिए। इसके बाद हमारे जो चैनल से स्टडी चैनल है उसमें हमारे एक स्टूडेंट हैं @सानी निषाद, उन्होंने एक बढ़िया सी शायरी मारी है। चलिए शायरी मारी है तो मैं इनको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा, इन्होंने लिखा है, नहाना है तो 20 धारों में नहाओ, किनारों में क्या रखा है, प्यार करना है तो केमिस्ट्री से करो, लड़कियों में क्या रखा है। बेटा एक बात करना चाहूंगा कि ये जो उन्होंने शायरी लिखी है बेटा, इसमें ये जो शायरी मारी है तो मैं इनसे कहूंगा कि भाई इन्होंने लिखा है कि नहाना है कि 20 धाराओं में नहाओ, किनारों में क्या रखा है, प्यार करना है तो केमिस्ट्री से करो, लड़कियों में क्या रखा है। भाई साहब पहले एन फैक्टर निकालना सीख लो उस वीडियो में, ठीक है ना, वरना लड़की भी आपको नहीं मिलेगी और जो आपका केमिस्ट्री की कंसेप्ट है NOH वो भी आपको नहीं मिलेगा और H2SO4 में डूब के मर जाओगे। अबे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो ना, स्टडी वीडियो बन रहे हैं और तुम यहाँ पर गए धड़ेधड़। भाई मुझे पता है कि आपकी ये उम्र है और इस उम्र में ऐसा लगभग होता रहता है, ठीक है, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रखिए और अगर आप जो है आगे से ऐसी शायरी ना करें, धन्यवाद। बाकी आप पढ़ने वाली चीजें बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बेटा आपको ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रब करता हूँ और इसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक। मैं डायरेक्ट आपको ये कुछ अच्छे से क्वेश्चन लिख लिया था। देखिए बेटा मैं सिंपल एक ट्रिक लेके आऊँ, फिर से मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, सारी चीजें जितनी आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आपको, मैं फिर से क्या, अगर आपको कोई चीज परसेंटेज में दे रखी है, बोले 2%, 5, कुछ भी परसेंटेज में दे रखा है, उसके बाद आपको घनत्व दे रखा है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट, आपसे अगर मोलरता पूछ रहा है उस केस में तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा देंगे, आपकी मोलरता बिल्कुल सिंपल आ जाएगी, परसेंटेज इंटू डी इंटू 10, ठीक है ना, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये बहुत ही उम्दा ट्रिक है, इतनी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए बेटा हम अगले टॉपिक्स पर, एक थोड़ा टॉपिक रह गया था उसको हम कवर कर लेते हैं, फिर वहां से हम टॉपिक के क्वेश्चन और करेंगे अभी, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मोल अंश है, मैं लिख दे रहा हूं भाई, मोल अंश, मोल अंश। बेटा इसी को भैया मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल प्रभाज, ठीक। इंग्लिश की बात करें तो इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। अब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो अगर मोल प्रभाज की हम बात करें यहाँ पर, तो पहली चीज मोल प्रभाज को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी के एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखो सपोज करो कि हमने आपके सामने एक ये बीकर तैयार किया, ठीक है ना, मान लिया कि इसमें हमने एक विलेन ये है, इस विलेन का नाम ए है, ये विलेन नहीं है, यहाँ पर एक विले है मानते हैं, कुछ भी है, ये विले है, ठीक, उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और यहां पर मान लिया विलायक होगा, उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, इनको दोनों को हम मिला देंगे। अब जब दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये विलायक हुआ, ठीक है ना, दोनों को जब मिला दिया तो हमारा बन गया विलेन। क्लियर हुआ ना भाई, विलेन, ठीक है ना। अब मोल अंश क्या होते हैं, देखो मोल अंश का मतलब सिंपल ये होता है कि जिसके मोल अंश आपको निकालने हो, जैसे मान लो एक्स ए लिख दिया, ए का मतलब हुआ कि ए के मोल अंश या ए के मोल प्रभाज, जिसके मोल अंश निकालने होते हैं उसके मोल ऊपर रखने पड़ते हैं, मतलब ए के मोल, ए के मोल, और मोल आपको निकालना पहले से आ चुका है, और प्लस दोनों के मोल ऐड कर देते हैं, मतलब ए के मोल प्लस बी के मोल, और मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन से, मतलब यहां लिख सकता हूं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब यहां से इसकी मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, तो मेरी बात सुनना ध्यान से यहीं से, कि अगर विलयन में, किसी भी विलयन में एक अवयव के मोल, ठीक है ना, किसी विलयन में एक अवयव के मोल और उसी विलयन में उपस्थित दोनों अवयव के मोल के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं, समझ पाए ना। या मान लो ए विलय होगा तो क्या लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोल और विलय और विलायक के मोल के योग के अनुपात को
मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मैं ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। किसी विलयन में एक अवयव के मोल और दोनों अवयव के मोल के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो आपको b के मोल अंश लिखने हैं, तो यहाँ पर अगर तुमको b के मोल अंश लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स बी। कैसे पढ़ेंगे, b के मोल अंश या मी के मोल प्रभाज, इसको कैसे पढ़ेंगे, a के मोल, एक बटे a के मोल प्लस b के मोल। ठीक है ना। तो जिसके मोल अंश निकालने होते हैं उसके मोल ऊपर रखेंगे और दोनों के मोल रख के उसको जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। ठीक है ना बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं दोबारा इसको समझाता हूँ आपको। चलिए अब देखते हैं फिर से एक बार, इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि समझ में। मोस्टली इसमें फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इस टॉपिक में। जैसे मानो बेटा मैंने कहा कि a है और एक b है। ठीक है ना। अब मान लो तुम्हें जिसके मोल अंश, अच्छा पहले पढ़ना सीख लो, मैं फिर से बेसिक बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर एक्स ए लिखा है, एन ए लिखा है, एक्स बी लिखा है और यहाँ एन बी लिखा है, तो यहाँ जो एक्स ए होगा इसको बोलते हैं ए के मोल अंश। मोल अंश इसको बोलते हैं। अब देखो ये मोल अंश है लेकिन ये क्या है, ए के मोल, ठीक, या मोलों की संख्या। यहाँ बी के मोल अंश, ठीक, और यहाँ क्या है, बी के मोल। ठीक है ना भाई। अब मान लो जिसके मोल तुम्हें निकालने हैं, फिर से मैं देखो ध्यान से, जिसके मोल निकालने हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक्स ए लिखा है, तो यहाँ जिसके मोल निकालने हैं, जिसके मोल अंश निकालने हैं उसके मोल ऊपर रखने हैं। जिसके मोल अंश निकालने हैं उसके मोल अंश ऊपर रखने हैं और दोनों के मोल अंश को डिवाइड कर देना है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब मान लो कि ये x निकाला, अगर मुझे एक्स बी निकालना है तो ऊपर किसके मोल रखने पड़ेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले। अब यहीं से बेटा एक फॉर्मूला और ड्राइव हो जाएगा। एक फॉर्मूला कौन सा होगा कि अगर मान लेते हैं कि दोनों में से किसी एक के मोल अंश या मोल प्रभाज पता है, दोनों में से अगर किसी एक के मोल अंश या मोल प्रभाज पता है तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट। दोनों में से अगर किसी एक के मोल अंश या मोल प्रभाज पता है तो क्या करेंगे, उसको ऐड उधर से घटा देंगे, एक से ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इसकी यूनिट होती है मोल अंश की, वो कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। ठीक है ना। मोल प्रभाज यूनिट लेस होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो आप मोल अंश या मोल प्रभाज निकाल रहे हो, अगर उसका मान एक से कम आ रहा है तो आप सही हैं। कभी भी मोल अंश या मोल प्रभाज का मान एक से ज्यादा नहीं आएगा। अगर एक से ज्यादा आ रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, दैट्स बाय द रीजन योर आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है ना, हो सकता है। क्लियर। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट मैं इसको एक क्वेश्चन करता हूं आपके पास, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए बेटा ये क्वेश्चन देखो, 6% यूरिया के विलयन में जल तथा यूरिया के मोल प्रभाज याद करो। ठीक, तो सबसे पहला क्या है कि आप ये देखो कि 6 ऐसा लिखेंगे यहाँ पर यूरिया, ठीक ना। यूरिया में हम यहाँ पर वेट कितना आपका है, 6 ग्राम। ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। और यहाँ पर वाटर कितना होगा, वाटर का वेट बेटा यहाँ पर 94 ग्राम होगा। ठीक है ना। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा 18। ठीक है भाई। अब यहाँ पर यूरिया के मोल आपको निकालने हैं तो क्या लिखेंगे, एन यूरिया, और इसका वेट कितना हुआ 6, मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 60, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ और ये एक टाइम जाएगा। ठीक, इसका मतलब एन यूरिया, यूरिया के जो मोल आए हैं वो 0.1 आए हैं। क्लियर। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं इसके मोल निकालूं NH2O तो ये हो जाएगा आपका वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है आपका 94 और ये 18 होगा, 18 पंचे 90 बच्चे 4, 40 का 36, ये 5.22 के समथिंग इसके मोल आएंगे, ये इतने मोल आएंगे।
अब क्या करना है, मोल अंश निकालना है, यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे मोल अंश निकालना होता है, तो जिसके मोल अंश निकालने हैं उसके ऊपर रखो। मान लिया कि मैंने इस बार मोल अंश यूरिया के निकालने, तो यहाँ क्या लिखना है, यू एक्स यूरिया, मतलब ये यूरिया के मोल अंश, जिसके मोल अंश निकालने हैं उसके मोल आपको ऊपर रखने हैं, ठीक है ना। इसके कितने हुए, 0.1 मोल, इसका कितना है 5.22, प्लस इसका कितना है आपका, इसका है 0.1 से, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 1/5.23। अब क्या करना है आपको, सॉल्व कर लेना है बेटा। इसका डायरेक्ट अगर मैं आंसर निकाल के बताऊं तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 0.0188, ठीक है ना। सॉल्व करके देख लेना, 0.0188। ये पर आप क्या करेंगे, ये जीरो पर हटा देंगे, इसको जब हटाएंगे तो ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है ना। एक ये हटाएंगे तो 10 से एक एक कट जाएगा, ये नीचे 10 आ जाएगा, 523 लगेगा, तो पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, देख लो इतना ही आएगा आपका, ठीक है ना। अब क्या है कि आपको अगर एक के मोल अंश पता चल गए, ठीक है ना, अगर आपको एक के मोल अंश पता चल गए तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स यूरिया प्लस एक्स H2O बराबर 1, ठीक है ना। एक्स यूरिया कितना निकल के आया, 0.0188 मान लो, ठीक, प्लस एक्स H2O, और इसको 1 से घटाओगे तो एक्स H2O ये लगभग 0.98 के समथिंग जाएगा, 0.98 के समथिंग इसका आपका आंसर जाएगा। तो बेटा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए भाई लोग, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 93% H2SO4 विलयन भार बटे आयतन की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व तो आपका 1.84 ग्राम पर ml हो। तो हम समझ रहे हैं आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला आप लोग को फॉर्मूला आ रहा होगा कि आप मोलरता इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। यही फॉर्मूला आप लिख रहे हैं कि इससे शॉर्टकट में बढ़िया। तो भाई साहब जो ये लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं आप, ये फॉर्मूला यहाँ यूज ही नहीं होगा। रीजन ये है कि जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया वो मोलरता के लिए था, ये मोलरता पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, मोलरता में एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। यहाँ पर कैसे करते हैं इसको, चलिए ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि विलयन का जो भार दे रखा है वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है, मतलब 93% वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि 100 ml विलयन में 93 ग्राम H2SO4 है, ठीक है ना। 100 ml विलयन में 93 ग्राम H2SO4 है। अब क्या करना है आपको, आयतन पूछ रहा है, तो आप तुम मुझे बताओ कि 1000 ml विलयन में कितना होगा, 930 ग्राम हो जाएगा। तो यहां से स्मॉल w कितना आ जाएगा, 930, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट कितना इसका होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 98 आएगा। अब कैपिटल W मुझे अगर पता चल जाए विलायक का भार, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज कर लूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा होता है, मोलरता बराबर वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W। ये दे रखा है, लेकिन यहाँ विलायक का भार नहीं दे रखा है। चलिए, अगर विलायक का भार नहीं दे रखा है तो विलयन घनत्व देखो वर्ड में क्या दे रखा है, विलयन घनत्व दे रखा है। अगर ये विलयन घनत्व आपका दे रखा है तो आप मुझे बताओ ये सब जो बातें हो रही हैं वो सब विलयन के बारे में यहाँ पर हो रही है, ठीक। विलयन का घनत्व कितना दे रखा है यहाँ पर, D बराबर 1.84। चलिए, इसके बाद अगर D बराबर 1.84 दे रखा है तो यहाँ विलयन का आयतन कितना होगा, विलयन का आयतन देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने, 1000 विलयन में 930 है, इसका मतलब D बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1000। तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर आपका फॉर्मूला बनता है वेट विलयन का भार बटे विलयन का आयतन। तो ये दे रखा है 1 पॉइंट है आपका 1.84 इक्वल टू ये, और यहाँ पर 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो W बराबर कितना हो जाएगा 1840। जो ये 1840 आया, ठीक है ना, ये आया है विलयन का भार। याद रखना है चीज, विलयन का भार। तो घनत्व विलयन, देखो आप क्वेश्चन ये है कि अगर विलयन घनत्व का दे रखा है तो भार भी विलयन का ही होगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विलायक का भार। तो विलायक का भार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है।
विलयन बराबर क्या होगा, विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना। विलयन कितना आपका दे रखा है, विलयन आपका 1840, विलयन आपका दे रखा है 930, ये आपका दे रखा है 930 प्लस ये क्या हो जाएगा विलायक, मैं यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू लिख दूं, इसका मतलब जब इसको घटाओगे तो ये जाएगा आपका डब्ल्यू बराबर 9 बचेगा, ये 10 बचेगा आपका, ठीक है ना। 910 ग्राम, ठीक है ना। अब क्या होगा कि आपका ये भार पता लग गया, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए, क्या रखोगे आप, एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू 930 हुआ इंटू 1000 हुआ, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 98 इंटू अब यहाँ पर रखोगे 910। बेटा इसको जो सॉल्व करोगे भाई लोग तो ये 10.4 के समथिंग जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर कर दी है, ठीक है। चलिए तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बेटा क्या करते हैं कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस कल के डेट में मैं 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे जो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से, जो आपके आते होंगे बोर्ड्स में, वो सब मैं कराऊंगा। इसके बाद जाते जाते मैं कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, उनके होमवर्क करने हैं और उनके आंसर कमेंट डाउन में लिखना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मैं पहले क्वेश्चन नोट करता हूँ, थोड़ा देर के लिए पॉज करता हूँ मैं। चलिए तो हमने क्या किया भाई लोग कि आपको कुछ 3 क्वेश्चंस घर के लिए होमवर्क दिए हैं, वो क्या करने हैं, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। वैसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जो, और ये क्वेश्चन जो आपका बेटा ये एनसीईआरटी से है, मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज क्वेश्चन ओरिजिन फ्रॉम द एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से कंसेप्ट बन जाएंगे आपके, एक साथ कई कंसेप्ट बन जाएंगे। आपको कंसेप्ट अगर आ रहे होंगे, 3 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपके 2 हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब आपको करना क्या है कि अच्छे सॉल्व करना है। मैं फिर से एक बार रिकॉर्डिंग करा देता हूँ सारे फॉर्मूले के बारे में, अभी तक हमने पूरा जितना पढ़ा है 5 मिनट में सारा मैं रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हमने विलयन पढ़ा था, हमने कहा था विलयन क्या होता है, तो आपका आंसर था कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, विलयन कहलाता है। विलयन के 2 अवयव होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। अगर विलेय के बारे में बात करें तो जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक होगा, ठीक है ना, ये बता दिया था। इसके बाद विलयन की प्रकार बोले तो गैसीय विलयन, ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ये सब हो गए थे। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस नेग्लिजिबल होती हैं। अगला जो आपका आता है सांद्रण शब्द। सांद्रण शब्द में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे, पहला था भार प्रतिशत, भार बटे भार प्रतिशत, जिसको वेट बाय वेट परसेंट बोलते हैं। दूसरा था भार बटे आयतन प्रतिशत, तीसरा था आयतन प्रतिशत, चौथा था पीपीएम, नेक्स्ट था पीपीबी, मोलरता, मोललता, मोलल्स, फॉर्मलता, नॉर्मलता। हमने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे। मोलरता क्या बताया था, हमने कहा था 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। अगर यही चीज जो मॉलिक्यूल है, अगर 1 लीटर जो विलेय है, यही जो अणु है, ये आयनिक फॉर्म में हो जाए, आयन हो जाए, तो वहां पर जो कैलकुलेट करेंगे मोलरता नहीं, वो फॉर्मलता कहलाएगी। नॉर्मलता के केस में हमने क्या बताया था, सिंपल, अगर आपको किसी की मोलरता पता है, नॉर्मलता पूछ रहा है, तो उससे क्या करना, उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू एन फैक्टर। क्वेश्चन है कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, तो एन फैक्टर 3 केस आपको देखने, सारे नहीं देखने। पहला आपको देखना है अम्ल, दूसरा केस देखना है क्षार, तीसरा केस आपको देखना है लवण। अम्ल के केस में कितने एच होंगे, कैसे पहचानेंगे, अगर उसमें एच है तो अम्ल होगा, ठीक है ना। तो पहले केस में आपको कितने एच प्लस आयन दे रहा है, वो एच निकल जाएंगे, वो अम्ल होगा। कितने ओ एच निकलेंगे, वो क्षार होगा। कितने, अब अगर लवण होगा तो उसमें कितने धनायन होगा, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, यहीं पर यहाँ पर लिख रहा हूँ Na2CO3। अगर बेटा इसको तोड़ू तो ये 2Na प्लस में प्लस CO3 माइनस में 2, तो वो 1 सोडियम पर 1 प्लस है तो कितने सोडियम होंगे, 2 हो जाएंगे, इसका मतलब 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एन फैक्टर निकालना है तो किसी एक पर्टिकुलर एटम का धनायन या ऋणायन का टोटल चार्ज उसकी एन फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट हो पूछो। इसके बाद हम क्या करें, कुछ टाइम के बाद हम लोग जब ये सॉल्यूशन चैप्टर खत्म कर लेंगे तो पूरा 1 शॉट एक बार में आपका रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, कोई डाउट हो कह रही पूछते रहिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।